बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है। यह जमीन सर्वे के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें से अब तक 38 लाख लोगों ने अपने जमीन का हिसाब दिया है, यानी कि 38 लाख लोगों ने आवेदन किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के 45,000 गाँव में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जारी है। जमीन सर्वे के दौरान लोगों ने कई तरह की परेशानियां झेली। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे स्कैम बताया। तेजस्वी यादव हर मंच से इस योजना को लेकर के नीतीश सरकार पर हमलावर दिखे। उनका कहना था कि सरकार ने इतना बड़ा काम बिना तैयारी के शुरू कर दिया है, जिससे बिहार के लोग काफी परेशान रहे हैं। अब इस काम को शुरू हुए करीब 1 महीना बीत चुका है। लगातार आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार ने जमीन के कागजात को ऑनलाइन अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा करके 3 महीना कर दी गई है। लेकिन बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के लिए करीब 38 लाख लोगों ने प्रपत्र 2 भर करके स्वघोषणा दी है। इसमें करीब 25 लाख स्वघोषणा को सर्वे शिविरों में जमा करके यानी कि ऑफलाइन और करीब 13 लाख ऑनलाइन दी गई है। रोहतास जिले में सबसे ज्यादा ऑनलाइन दस्तावेज जमा हुआ है। इस जिले के रैयतों ने 2,75,000 फॉर्म ऑनलाइन जमा किए हैं। फिर दरभंगा में भी करीब 2 लाख और समस्तीपुर में 1 लाख फॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ है। लेटेस्ट अपडेट में बताया गया है कि शिविरों में जमा कराए गए दस्तावेजों में करीब 20 लाख को स्कैन करके ऑनलाइन जमा कर दिया गया है। एक डेटा के मुताबिक बिहार में रैयतों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। इसमें से महज 38 लाख यानी कि 19% रैयतों ने ही अब तक जमीन का हिसाब किताब दिया है। दोस्तों बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लगभग 10 से 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें वैशाली जिला के मनहार इलाके का हाल बेहद खराब है। इस बाढ़ से करीब 12,50,000 लोग प्रभावित हुए हैं और खाने पीने की चीजों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है और फिर लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। यूपी और नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार के गाँव में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी है। दोस्तों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार का एक नेता कैलाश पर्वत पर पहुंच गया है। 13,500 फीट की ऊंचाई पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल गांधी को देश का जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जी हाँ, आपको बता दूं कि अपने नेता को प्रधानमंत्री बनता देखना हर कार्यकर्ता का सपना होता है। इसके लिए कार्यकर्ता जमीन पर काम भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के बेगूसराय जिला के डंडारी से सामने आया है। यहाँ के रहने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश मणि महेश पहुंच करके शिवलिंग और फिर मणि के दर्शन करके राहुल गांधी को पीएम बनाने की मन्नतें मांगी है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित समुद्र तल 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और शिवधाम मणि महेश कैलाश भगवान शिव का वास स्थल माना जाता है। उनके नेतृत्व में बलिया अनुमंडल क्षेत्र से कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश मणि महेश पहुंच करके शिवलिंग और फिर मणि के दर्शन करने पहुंचा है और वो पूजा अर्चना की है। जब लौटने के बाद इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि उनके नेतृत्व में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवधाम मणि महेश, जो कि हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत पर चंबा जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर भरमौर उपमंडल में हिमालय की शिखर पर स्थित है, वहां पर जाकर के पूजा अर्चना की गई है। दोस्तों बिहार के वैशाली जिला से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर बिहार के वैशाली जिला में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, इसकी बड़ी वजह भी सामने आई है। एसपी ने ये सारा एक्शन लिया है। आपको बता दूं कि वैशाली जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने धोखाधड़ी कांड, आर्म्स एक्ट कांड, पॉस्को एक्ट कांड, चोरी कांड, जान लेने का प्रयास कांड, उत्पाद अधिनियम वारंट एवं अन्य कांडों में 34 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसपी हरकिशोर राय ने बताया है कि सोमवार को जिले के विभिन्न थाना एवं ओपी क्षेत्र में अभियान चला करके 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी कांड के मामले में 3, आर्म्स एक्ट कांड के मामले में 1 और बाकी कई सारे कांड में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के कई जिलों में मौसम बिगड़ने वाला है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर के अनुसार आज बिहार के गया, जहानाबाद, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुंगेर और लखीसराय जिले में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में बीते 24 घंटे में बारिश नहीं होने से
तापमान बढ़ने लगा है और फिर लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के 12 जिलों में जमकर के बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस भारी बारिश से जितिया करने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी। वहीं पर इन जिलों में 1-2 स्थान पर वज्रपात के भी आसार हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहने पर बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर को जम करके धो डाला है। जहां आपको बता दूं कि बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव को बार बार 9वीं फेल कहने के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की तीखी आलोचना की है। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव के बचाव में बयान देना बिहार की राजनीति में नए चर्चा को जन्म दे सकता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नौकरशाह रहे आरसीपी सिंह जेडीयू का अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन आगे बीजेपी से नजदीकी के आरोप में पार्टी में किनारा लगा दिया गया था, जब बाद में वे भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने मीडिया से कहा है कि कोई नेता किसी भी दल का हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात करता हो, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उनकी योग्यता पर आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? जनता ने चुना है उस व्यक्ति को, जनता ने जब चुन करके भेजा है तो फिर प्रधानमंत्री बने हैं। जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया तो वे उप मुख्यमंत्री बने। इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए कि कोई 9वीं फेल है या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट। आप जब पब्लिक लाइफ में हैं तो जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है? राजनीति सेवा नीति है, जो आप जनता में कितनी सेवा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। ये कहना है भाजपा नेता जो कि तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बोला है। आपको बता दूं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अक्सर बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर के तंज कसते हैं और तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते हैं। दोस्तों, जदयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बार फिर से पार्टी का मतभेद खुल करके सामने आ गया है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी और फिर सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के एक्स पर किए गए एक पोस्ट के बाद बवाल हो गया है। इस पोस्ट में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए एक कविता शेयर की है। इसकी पहली पंक्ति है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अंदर खाने ये चर्चा चल रही है कि इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। इस पोस्ट के बाद मंत्री अशोक चौधरी को मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने सीएम हाउस तलब कर लिया, बुला लिया। लगभग 45 मिनट तक अशोक चौधरी सीएम हाउस के अंदर रहे। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया है कि इस पोस्ट का पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। इस घटनाक्रम पर राजद ने भी तंज कसा है, कहा कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अशोक चौधरी के पोस्ट पर जदयू के ही एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जनता के दिल में बसते हैं। 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इन्हें ग्लोबल थिंकर कहा गया है या क्लाइमेट लीडर कहा गया है। नीतीश कुमार की साख पर कोई भी कैसे सवाल खड़ा कर सकता है? यह असंभव है। केवल जदयू की पहचान नहीं बल्कि बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार। इनका विकास गाँव गाँव में बोलता है। जब विवाद के बाद जवाब में अशोक चौधरी ने कहा है कि सभी की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लिखता है गिलास आधा भरा हुआ है, कोई कहता है कि आधा खाली है। नीतीश जी को हम मानस पिता मानते हैं, उन पर तंज कैसे कर सकते हैं? ये सामने वाले की सोच है। इसमें नया क्या है? कल भी नीतीश कुमार के साथ थे, आज भी नीतीश कुमार के साथ है। वहीं पर अशोक चौधरी के पोस्ट पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसा है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया है, विद्रोह की स्थिति हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट से जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है। मंत्री अशोक चौधरी को सीएम हाउस तलब करना पड़ा। ये तो अभी ट्रेलर दिख रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, नीतीश सरकार इस साल पैक्सों के माध्यम से दलहन और फिर मक्का की खरीद करने की तैयारी में है। ये खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर होगी। इसलिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही साथ बिहार में कार्यरत करीब 500 व्यापार मंडलों को भी दलहन और फिर मक्का की क्रय के लिए तैयारी करने को कहा गया है। 1 नवम्बर से धान की खरीद की तैयारी है। इसमें सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संबंधित अनाज की खरीद उन किसानों से होगी जो कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा मक्का के लिए एमएसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि अरहर की कीमत 7750 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8682 रुपए प्रति क्विंटल और फिर उड़द के लिए 7400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। दोस्तों, क्या बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? जब बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार का लगातार विकास कार्यों की समीक्षा करना और बिहार में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेना इस हलचल को और तेज करता है। जब बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल नवंबर में होना है, लेकिन बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में हलचल देख करके कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा, प्रशांत किशोर की यात्रा, बीजेपी का सदस्यता अभियान, उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा,
चिराग पासवान भी लगातार सक्रिय हो रहे हैं। हिंदुस्तान युवा मोर्चा पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत होना इस हलचल को और तेज करता है। इस आशंका को तब और बल मिला जब नीतीश कुमार की सक्रियता देखने को मिली। सीएम नीतीश कुमार बिहार के कई जिलों में विकास कार्य देखने के लिए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषक भी कयास लगाने लगे हैं कि बिहार में समय से पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। उनके अंदर 43 विधायकों की संख्या बढ़ाने की ललक साफ साफ देखी जा सकती है। इस वजह से वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। हालांकि जेडीयू पुरजोर तरीके से इसका खंडन कर रही है और दावा करती है कि चुनाव समय पर होगा। दूसरे दलों में इसका संकेत साफ दिख रहा है, जो कि जनता के बीच उतर चुके हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर का फैक्टर भी तेजी से बिहार में उभर रहा है, जिसकी वजह से ये भी चर्चा हो रही है कि जितनी ज्यादा समय प्रशांत किशोर को मिलेगा उतना ही ज्यादा वे दूसरे दलों को परेशान कर सकता है। वहीं पर एनडीए को लगता है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा के लिहाज 176 विधानसभा सीट पर एनडीए लीड किया है, जिसका फायदा जल्द से जल्द चुनाव में उठाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी इसे नहीं मानती है और फिर कहती है कि चुनाव समय पर ही होगा। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपना नया दल लॉन्च करने वाले हैं। जब करीब 2.5 साल तक जन स्वराज अभियान के जरिए बिहार में पदयात्रा करने वाले प्रशांत किशोर ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उनका लक्ष्य 2025 में बिहार में नई सरकार बनाने का है। इस बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान से विपक्ष के होश उड़ गए हैं। जब प्रशांत किशोर ने पटना में ज्ञान भवन में शिक्षा संवाद कार्यक्रम संबोधित किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से शिक्षाविद शामिल हुए। शिक्षा संवाद में प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाना है तो फिर बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि ये राशि उस 50,000 करोड़ से ज्यादा होगी जो फिलहाल बिहार सरकार शिक्षा पर हर साल खर्च कर रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कई बार शराबबंदी को लेकर के बड़ा दावा कर चुके हैं। उन्होंने अपने तमाम भाषणों में कहा कि अगर राज्य में जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो फिर वो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को बिहार से हटा दे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी कानून से राज्य को काफी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है और बड़ी खबर है। खबर यह है कि बिहार में अब जल्द ही एटीएम मशीन की तरह ही मशीन से स्टाम्प मिलेंगे। इससे आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में काफी सहूलियत होगी। फिलहाल इस मशीन को राज्य मुख्यालय में टेस्टिंग के तौर पर लगाया जाएगा। जहां सफल परिणाम प्राप्त होने पर इसे सभी निबंधन कार्यालय यानी कि रजिस्टर्ड कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर लगा दिया जाएगा। ये जानकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। इस मौके पर विभागीय मंत्री रत्नेश सदा भी मौजूद थे। गुंजियाल ने कहा कि राज्य सरकार की योजना फिजिकल स्टाम्प को हटा करके उसके स्थान पर ई स्टाम्प प्रणाली को पूरी तरीके से लागू करने की है। एटीएम की तरह स्टाम्प वेंडिंग मशीन से इस तरीके से स्टाम्प बेचने की व्यवस्था करने वाले बिहार देश का पहला राज्य होगा। जहां सचिव ने कहा कि अभी ई स्टाम्प की बिक्री को ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से की जा रही है। जहां आम जन की सुविधा के लिए फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से 1000 रुपए की न्यायिक स्टाम्प की बिक्री हो रही है। हाईकोर्ट समेत 40 व्यवहार कोर्ट और फिर निबंधन कार्यालयों में ई कोर्ट फीस की बिक्री फ्रैंकिंग मशीन से होती है। उन्होंने कहा है कि पुराने कार्यालय भवनों एवं अभिलेखागार का जीर्णोद्धार एवं नए कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले ई स्टाम्प की किल्लत जल्द दूर होगी। इसके लिए लंबी लाइन में भी अब नहीं लगना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भरोसा दिलाया है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई परेशानी दूर करने के लिए सरकार रैयतों के दरवाजे पर जाएगी। जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अकारण अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाए, सभी कागजात ऑनलाइन उपलब्ध है। इससे भी अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो फिर हमारे अधिकारी और फिर कर्मचारी रैयतों के दरवाजे पर जाएंगे। मंत्री ने कहा है कि किसी नीतीश सरकार ने 130 साल बाद पहली बार जमीन सर्वे कराने का साहस किया है। जटिल विषय है, इसलिए कुछ लोगों को कठिनाइयां हो सकती है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार विशेष भूमि सर्वेक्षण कराने और फिर रैयतों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं जनता की समस्या के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। लोग मेरे आवास और फिर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिले के सभी प्रखंड नदी यथा गंगा, कोसी, बरंडी और फिर कारी कोसी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। जब पिछले 24 घंटे में इन प्रमुख नदियों के जलस्तर में 15 से 35 सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गई। बरंडी नदी का जलस्तर NH-31 डूमर में लाल निशान से 142 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दूसरी तरफ कोसी नदी का जलस्तर रेलवे ब्रिज पर खतरे के निशान से 127 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रविवार को जारी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी का जलस्तर कारागोला घाट पर बढ़ रही है,
यहाँ का जलस्तर लाल निशान से 116 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस नदी का जलस्तर रामायणपुर में 43 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर बह रही है। काली कोसी नदी का जलस्तर टैन संख्या 389 पर खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे की जमाबंदी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले रिटायर कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी अपर समाहर्ताओं को आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराएं। जब विभाग के इस फैसले से हरकत मच गया है। आपको बता दूं कि बिहार में बहुत से रिटायर कर्मचारी के द्वारा सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है, जो अब विभाग के द्वारा इन कर्मचारियों पर एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा गलत जमाबंदी करने वाले कर्मचारियों वर्तमान कर्मियों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ये बातें दाखिल खारिज, जमाबंदी और फिर परिमार्जन समेत अन्य मामलों की समीक्षा के दौरान कही है। सचिव के इस बातों से कई रिटायर कर्मचारी और फिर वर्तमान कर्मियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ के सदर अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, अचानक वो जिंदा हो गया। आपको बता दें कि घटना तब हुई जब अस्पताल में लाए गए व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था और डॉक्टरों ने उसकी जाँच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर से सभी लोग हैरान थे और फिर व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अचानक कुछ समय बाद वह व्यक्ति उठ खड़ा हो गया और फिर बोला कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। यह दृश्य देख करके वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला किसी ड्रामा से कम नहीं था, जब कई लोग व्यक्ति को देखने के लिए जमा हो गए। यह खबर तेजी से फैली और फिर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जब लोगों के बीच घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। जब घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन भी मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि व्यक्ति नशे में था और इसी कारण बेहोश होकर के बाथरूम के पास पड़ा था। बेहोशी के हालात में उसे मरा हुआ समझ लिया गया था। ये घटना अस्पताल प्रशासन और फिर लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। इस अनोखी घटना से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ तक कि लोगों की भीड़ ने अस्पताल में ये देखने के लिए काफी देर तक इंतजार किया। दोस्तों, बिहार में 2 लाख रुपए में बना फर्जी आईपीएस मिथिलेश ने अब अन्य सपना पाल लिया है। यानी कि अब वो आईपीएस नहीं बनेंगे, अब उसका दूसरा सपना आ गया है। जहाँ वो कह रहे हैं कि हम आईपीएस नहीं बनेंगे, मेरा अब सपना दूसरा है। वो अब डॉक्टर बनना चाहता है। उनका सपना अब डॉक्टर बनने का है। मिथिलेश का कहना है कि वे डॉक्टर बनकर के लोगों की जान बचाएगा। मिथिलेश ने कहा कि अब वे पुलिस वाला नहीं बनेंगे। जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू में मिथिलेश मांझी से जब पूछा गया है कि आप 10वीं पास हैं, आईपीएस तो नहीं बन पाए, लेकिन फर्जी आईपीएस बने, अब आगे क्या प्लान है। इस पर मिथिलेश मांझी कहता है कि अब पुलिस नहीं बनेंगे, अब बनेंगे तो डॉक्टर ही बनेंगे, वो सब नहीं बनेंगे। मिथिलेश मांझी से पूछा गया है कि डॉक्टर बनकर के क्या करेंगे। इस पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बनकर के लोगों को बचाएंगे। मिथिलेश मांझी का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि लखीसराय जिला के हलसी थाना क्षेत्र में स्थित गोवर्धन बिघा गाँव निवासी 19 वर्षीय मिथिलेश कुमार फर्जी आईपीएस के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जब उसने पुलिस को बताया है कि खैरा इलाके के मनोज सिंह नामक एक शख्स ने उसे आईपीएस बनाने का झांसा दिया था। उसके बदले में उसे 2,30,000 रुपये उसे लिया था। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए करीब 8 साल हो गए हैं। इस बीच बिहार सरकार ने माना है कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी के बाद बिहार में अवैध शराब पीने से 150 से अधिक लोगों की जान गई है। जब मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा है कि 8 वर्षों में बिहार के विभिन्न हिस्सों से संदिग्ध जहरीले शराब होने वाली लोगों की जान जाने की संख्या 266 है। आपको बता दूं कि अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में पूरी तरीके से शराब बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि शराबबंदी कर दिया था। हालांकि बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के बावजूद भी शराब की तस्करी जारी है। जहाँ निषेध एवं उत्पाद विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि 2016 से बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 156 जहरीली शराब से लोगों की जान गई है। दोस्तों, बिहार में भी अब धीरे धीरे खेल का बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। जब तभी तो बिहार के गोपालगंज जिले के मुकेश कुमार और फिर पटना की ईशान किशन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी खास पहचान बना दिया है। जहाँ वहीं पर बिहार में खेल को लेकर के बदलते माहौल के बाद बेटियां भी इस क्षेत्र में अपना बड़ा मुकाम बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में बिहार के गोपालगंज की 3 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने बिहार की अंडर 19 टीम में अपनी जगह बनाकर के जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दूं कि बिहार की 3 बेटियां खुशबू गुप्ता, ममता पटेल और बेबी रोजी
रणजी 1 अक्टूबर को चेन्नई में छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। जब पिछले सप्ताह पटना में आयोजित ट्रायल के दौरान गोपालगंज के बरौली में स्थित फलक क्रिकेट एकेडमी से खुशबू और फिर ममता ने बल्लेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि बेबी रोजी ने तेज गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ी। जब ट्रायल के दौरान उनके प्रदर्शन को देख करके चयनकर्ताओं ने उन्हें बिहार टीम में शामिल करने का निर्णय लिया है। वहीं पर तीनों बेटियों की इस सफलता पर गोपालगंज के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जब परिवार और दोस्तों के अलावा जिले भर के क्रिकेट प्रेमियों ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। चयनित होने के बाद तीनों खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत कर रही है ताकि आगामी मैच में वे बेहतर प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, लीवर के सबसे बड़े डॉक्टर ने लीवर के बारे में ऐसी बातें कह दी है, अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी लीवर डैमेज होती है, खराब होती है। हम आपको भी बताएंगे इसके बारे में कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है 3 चीज जिसकी वजह से लीवर डैमेज होते हैं, और कौन से ऐसे 4 चीज है जिसकी वजह से आप इस लीवर डैमेज होने से बचा सकते हैं। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपनी जुबान से तो बता रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर शरीन द्वारा बताया गया इन बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल डॉक्टर शरीन ने ललन टॉप से बातचीत में लीवर को लेकर के कई राज खोले हैं। उन्होंने लीवर की कई बारीकियों के बारे में बताया है और कहा कि यदि आपका लीवर हेल्दी है तो फिर ये आपके पूरे व्यक्तित्व पर निखार ला सकता है। उन्होंने कहा कि लीवर को आपकी कुछ गलत आदतें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अनावश्यक इन आदतों को जारी रखना लीवर को खोखला कर सकता है। जब डॉक्टर शरीन ने हेल्दी लीवर और हेल्दी लाइफ के लिए 4 तरीके के लाइफ लाइन अपनाने को कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लीवर डैमेज के लिए उन्होंने जो कारण गिनाए हैं उसमें से अधिकांश को हम अक्सर करते हैं। जब डॉक्टर शरीन की ये बात किसी की भी दिमाग को झन्ना सकता है। डॉक्टर शरीन ने बताया है कि जब कभी भी सिर में हल्का दर्द हुआ कि हमने पेन किलर खा लिया, जब भी हमने बाहर खाया, इन्फेक्शन के डर से एंटीबायोटिक खा लिया, यानी कि थोड़ी सी परेशानी का निपटारा हम अपने शरीर को नहीं करने देते हैं और दवा खा लेते हैं। ये दवा हमारे लीवर को तहस नहस कर देता है। मुख्य रूप से 3 दवाइयाँ लीवर डैमेज के प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला एंटीबायोटिक, दूसरा पेन किलर और तीसरा टीबी की दवा। ये तीनों दवा लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक है। डॉक्टर शरीन ने बताया है कि इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब तक जरूरी ना हो इन दवाओं का सेवन ना करें। छोटी मोटी परेशानियां शरीर ही खत्म कर देता है। यह मेडिसिन किसी भी बीमारी में सबसे अंतिम विकल्प या फिर लाइफ लाइन होनी चाहिए। डॉक्टर एस.के. शरीन ने बताया है कि छोटी मोटी बीमारियों को शरीर खुद ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर बीमारी से परेशानी ज्यादा है तो अपना विल पावर दिखाइए। ये ठान लीजिए कि वे अपने लाइफ स्टाइल या फिर एक्स्ट्रा चीज करके बीमारियों को भगा देंगे। जब डॉक्टर शरीन ने बताया है कि एक बार मेरे एक दोस्त आए, रात में उनकी तबीयत खराब हुई। मैंने कहा कि कुछ दवाई दे दूं, तो उन्होंने कहा कि रात भर खुद कोशिश करके देखने दो। डॉक्टर शरीन ने बताया है कि सुबह में उनकी तबीयत ठीक हो गई, उनका विल पावर काम कर गया। इस प्रकार पहले शरीर को किसी बीमारी से जूझने दें, किसी भी हाल में मेडिसिन को पहला विकल्प ना बनाएं। जब सारी तरकीब बेकार हो जाए तभी दवा का सेवन करें। जब डॉक्टर एस.के. शरीन ने बताया है कि हेल्दी लिवर और हेल्दी लाइफ के लिए 4 लाइफ लाइन होती है। इसमें यदि आप 3 लाइफ लाइन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर लेंगे तो चौथे की आवश्यकता बेहद कम पड़ेगी। डॉक्टर शरीन ने बताया है कि पहला लाइफ लाइन आपकी डाइट और वेट। यदि आप हेल्दी भोजन करेंगे, रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, ताजे फल, सीड्स, ड्राई फ्रूट आदि का सेवन करेंगे तो ज्यादातर बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। वहीं पर एक्सरसाइज आपकी दूसरी लाइफ लाइन है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कठिन और फुर्ती से एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपका लीवर मजबूत होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। वहीं पर तीसरी लाइफ लाइन है आपका लाइफ स्टाइल। आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, नींद कैसी आती है, इन चीजों से असर पड़ता है। हेल्दी लिवर और हेल्दी लाइफ के लिए गुड क्वालिटी वाली नींद चाहिए, सुकून भरी नींद। आजकल की जो दिनचर्या है उसमें लोग देर रात सोते हैं, ये आदत बिल्कुल खराब है। इससे फैटी लिवर डिजीज का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसलिए जल्दी सोएं और अच्छी तरीके से सुकून के साथ सोएं, तभी नींद के समय आपके शरीर में चीजों की मरम्मत हो पाएगी और फिर आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर शरीर ने बताया है कि जिंदगी के लिए चौथी लाइफ लाइन है दवा। अगर आप पहले तीनों लाइफ लाइन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो चौथे तक आने की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन आ गई तो अंतिम विकल्प के रूप में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, बिहार में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों को लेकर के सोमवार को पटना में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने 6 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक। आयुक्त ने कहा है कि पर्व त्योहारों को लेकर के सतर्क रहें, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के साथ असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें। आयुक्त ने कहा है कि पंडाल का निर्माण तथा प्रतिमा विसर्जन के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन जरूरी है। अधिकारी ने कहा है कि 2021 के प्रावधानों का अनुपालन कराएं। इसके तहत मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 20
30 फीट तथा ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा है कि 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है। 10 अक्टूबर को सप्तमी, 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और फिर महानवमी तथा 12 अक्टूबर को दशहरा है। दुर्गा पूजा के बाद 31 अक्टूबर को दीपावली तथा 7-8 नवंबर को छठ पूजा है। आयुक्त ने कहा है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन जुलूस आदि कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने कहा है कि गांधी मैदान में रावण वध के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के 24 विभागों में 1957 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जब पदों की का विवरण के बारे में अगर बात की जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार 24 विभागों में लेवल 9 के 678 और 7 के 1289 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होना चाहिए। आवेदन की तिथि के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार सरकार के 24 विभागों में लेवल 9 और 7 के 1957 पदों के लिए 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आप बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फिर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आधिकारिक वेबसाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो www.bpsc.bis.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप ये चीज पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में जाते जाते एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक बिहार में बारिश की संभावना है। जब मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया है। जहाँ आपको बता दूं कि कल बिहार के 2 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश हुई है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के दक्षिण और फिर उत्तर पूर्व के हिस्से में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। आज जब पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ लाइन का क्षेत्र विलीन हो गया है, जब मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना बना है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र ने नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, राजधानी पटना, नालंदा, शेखपुरा समेत अन्य जिलों में बारिश और फिर वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अपील की है कि बारिश के दौरान बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश का पालन करें। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से लगभग आधा राज्य जलमग्न हो चुका है। इस बढ़ती बाढ़ की चिंता के बीच एक खुशियों वाली खबर सामने आ रही है। बिहार के बक्सर में पिछले साल गंगा नदी में एक अनूठा प्रयोग हुआ था। यहाँ पर एक लड़का ने गंगा नदी पर तैरने वाला घर बनाया था। इस काम को आरा के एक युवक प्रशांत कुमार ने पूरा किया था। इस घर को बनाने में उन्होंने कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और फिर अन्य देशों के दोस्तों का उन्होंने सहयोग लिया। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो अब सफल हो गया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि अगर उनका प्रयोग सफल हुआ तो फिर बाढ़ के दिनों में आवास की एक बड़ी चिंता जिस चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे, वही हुआ। अब प्रशांत का ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो गया है। कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और फिर अन्य देशों के दोस्त और स्थानीय वॉलंटियर की सहायता से बना ये घर पानी के तल पर लोहे के एंगल से बंधा हुआ है। जब बाढ़ के दिनों में नदी की लहरों के साथ ये घर तैरता रहे। पिछले साल गंगा नदी पर तैरता घर बना रहे इंजीनियर प्रशांत ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा था कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिससे लोगों को अपना घर छोड़ करके पलायन करना पड़ता है। जब वो लौट करके वापस अपने घर आते हैं तो फिर उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं रहती है। इस स्थिति को समझते हुए कुछ ऐसा तैयार करने का सोचा जिससे बाढ़ पीड़ितों के घर की समस्या का समाधान हो। इस घर को बनाने में जो भी मटेरियल का उपयोग किया गया है वो सभी चीज आसानी से नजदीक में ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें जो भी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बाढ़ आने पर ये घर गंगा के पानी के साथ ऊपर चला जाएगा और बाढ़ खत्म होते ही फिर से ये अपने स्थान पर आ जाएगा। इस घर में शयन कक्ष, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय भी बनाया गया है। साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो गंदा पानी अथवा जो भी कचरा यहाँ से निकले वो नदी में ना जाए ताकि नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इस तैरते घर को बनाने में करीब लागत लगभग 6 लाख रुपए आई थी। जब प्रशांत ने बताया है कि इस घर में ना तो डीजल और पेट्रोल जलाने की आवश्यकता होती है और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। इस घर को बनाने में जिस ईंट का प्रयोग हुआ है उसे गोबर और मिट्टी तथा धान और उड़द की भूसी से बनाया गया। इस ईंट का वजन महज 250 से 300 ग्राम होता है। ऐसे में बिना पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाए जो घर की वेस्ट मटेरियल है उसी से इस घर का निर्माण किया गया है।
दोस्तों बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे सिविल इंजीनियर्स की नई वैकेंसी आने वाली हो, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना हो। अररिया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण ये सभी जिले बीते दिनों तो चर्चा में रहे पुल गिरने के मामले में। फिर अब मुंगेर और पटना ने सोचा कि वे क्यों पीछे रहे, उनकी चर्चा क्यों नहीं हो, इसलिए अब मुंगेर में भी एक पुल गिर गया। 23 सितंबर को मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में नदी पर बना पुल ढह गया। एक ही दिन में बिहार में पुल गिरने की ये दूसरी घटना है। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंगेर में जो पुल गिरा है वह हरिनमार पंचायत और फिर गोगरी को जोड़ता था, जहां स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने बताया है कि इससे 80,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो इस पुल का निर्माण सिर्फ 10 साल पहले हुआ था। जब ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ के पानी के कारण इस रास्ते में पड़ने वाले अन्य पुलों की स्थिति भी काफी दयनीय हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पुल गिरने की घटना को बिहार सरकार का भ्रष्टाचार बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लो, बिहार में आज दिन में एक और पुल ध्वस्त। बीते हफ्ते में जमुई, बख्तियारपुर, ताजपुर के बाद अब मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में पुल ढह गया। जब बीते महीने में 25 से अधिक पुलिया श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार सरकार की भेंट चढ़ गई। इससे पहले 22 सितंबर की रात पटना में गंगा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा टूट करके गिर गया। इस पुल का नाम बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु है। दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार को लेकर के तीखा हमला बोला है। मंगल पांडे ने कहा है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव आदतन भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के बाद भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आए। लाइन फॉर जॉब स्कीम और फिर बेनामी संपत्तियों का जखीरा खड़ा करना उनके आदतन भ्रष्टाचारी होने के का ही प्रमाण है। जहाँ मंगल पांडे ने कहा है कि चारा घोटाले में अकेले लालू प्रसाद यादव ही जेल नहीं गए, बल्कि उनके तत्कालीन मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों और फिर उनके विधायकों को भी जेल यात्रा करनी पड़ी। बढ़ती आपराधिक वारदातों के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रही है। बिहार में विधि व्यवस्था बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती के बाद डीजीपी एक्शन में है। आज डीजीपी सभी जिलों के एसपी और फिर थानाध्यक्ष के साथ बैठक करेगी। बैठक पर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस पदाधिकारियों को डीजीपी आलोक राज ने टास्क भी दिए। पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम एसपी और फिर थानेदार डीजीपी के साथ मीटिंग में जुड़े। ये उच्च स्तरीय बैठक करीब 3 घंटे तक चली। डीजीपी ने बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर चिंता जताते हुए जिले के कप्तानों और फिर थानेदार को यह निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में अपराध और फिर अपराधियों पर लगाम कसें। जब अपराधियों के खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई तेज करे। उन्होंने थानेदार को आदेश दिया है कि पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिले, इस पर काम कीजिए। यह इलाके में जो भी क्रिमिनल दिखे उसे सलाखों के पीछे पहुंचाए, जहाँ अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डीजीपी ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार के नालंदा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहीं खो गया है क्या? यहाँ के बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय पावरफुल में शिक्षा व्यवस्था की बुरी हालात देखने को मिल रही है। इस विद्यालय में 982 छात्राओं का नामांकन है, लेकिन पढ़ाई के लिए सिर्फ 4 कमरे उपलब्ध है। इनमें से 3 कमरों में माध्यमिक कक्षाएं चलती है और फिर 1 प्लस 2 के बच्चों के लिए है। जानकारी के अनुसार इस समय 9वीं से 12वीं तक की मासिक परीक्षा चल रही है, लेकिन छात्राओं के लिए परीक्षा देने के लिए ठीक से जगह नहीं है। जहाँ कई छात्राएं गर्मी में जान जोखिम में डाल करके स्कूल की छत पर धूप से बचने के लिए सोलर प्लेट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर है। तो वहीं पर ये दृश्य शिक्षा विभाग की दावों की हकीकत को बयां करता है। बिहार सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा किया है, लेकिन इस स्कूल की हालात इस दावे की पोल खोलती है। तो फिर वहीं पर आपको बता दें कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कक्ष में आधार सेंटर भी चल रहा है और शिक्षा का माहौल भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों बिहार में बाढ़ के बीच डेंगू का प्रकोप अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब बाढ़ की विभीषिका के बीच डेंगू न केवल लोगों को अपना शिकार बना रहा है, बल्कि भागलपुर से लेकर के पटना तक डेंगू के मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है। महज 15 दिनों में जहां पर भागलपुर समेत पूर्वी बिहार, कोसी सीमांचल में 185% डेंगू के मरीज की संख्या बढ़ी, वहीं इस तुलना में बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या 215% तक की वृद्धि हुई है। जब डॉक्टरों के माने तो डेंगू का कहर अभी थमने वाला नहीं। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, बल्कि डेंगू के लक्षण दिखने पर तत्काल ही जांच के लिए सरकारी अस्पताल जाना होगा, क्योंकि इस बार का डेंगू जरा सी लापरवाही पर जान तक ले रहा है। 8 से 22 सितंबर के बीच बिहार में डेंगू के 1296 नए मामले मिले हैं, 4 नए मरीजों की जान गई है।